फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आ गए हैं आर्थिक उत्थान में सरकार का प्रयास। चैप्टर का नाम है और 8th क्लास का हम यह चला रहे हैं। और 8th क्लास का चैप्टर नंबर यह हो गया है आपका 7 और 6 चैप्टर तक हमने करवा दिया है। और आज 7 चैप्टर है और उसमें जो क्वेश्चन बनते थे उसको हमने पूरी तरह बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, हमारी अगर मेहनत पर अगर खुशी होती है तो कमेंट करके बतलाएं ये और किस तरह से वीडियो चाहिए और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, बताने का कष्ट प्रदान करें और लाइक कीजिए अगर इच्छा हो तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी सीख सकें। क्योंकि यह जो लेवल तैयार किया गया है 0 to हीरो लेवल तक तैयार किया गया है। ठीक है ना, नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक तैयार किया गया है, जो कि 8th क्लास से कंपटीशन वाले विद्यार्थी तक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सीरीज इसी तरह है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखिएगा तो इनसे और कहीं बेहतर वो चैप्टर था, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री था, मंत्रिपरिषद था, न्यायिक व्यवस्था था जिसमें सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट से प्रश्न थे, और संविधान था, फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य थे, संसदीय सरकार था। ये सब कुछ चैप्टर थे मित्र, और उन चीज़ के बारे में हमने बतला दिया। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ करके रेडी किया 8th क्लास का। ठीक है ना, 8th क्लास के हमने तैयार किया और आगे के क्वेश्चन भी हमने तैयार करने की कोशिश की है। ठीक है ना, जो 8th क्लास तक याद हो जाए और लेवल थोड़ा कंपटीशन टाइप का रहे। और 9th क्लास में थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है ना, जब उसका तैयारी करेंगे तो इस तरह से पढ़ते रहिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर अगर पढ़ने लगेगा तो ऐसा लगेगा कि ये चीज़ हमें याद है और भार हो कम पड़ेगा। क्योंकि भार सबसे पहले पड़ता है ज़्यादा। अगर उस भार को आपने सहन कर लिया है ना, उससे आप लड़ गए तो फिर बाद में भार कम हो जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिए। पहले कष्ट कीजिए, उसके बाद में आपको सुख मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे पहले आप सुख भोग लीजिए तो उसके बाद तो कष्ट होगा। क्योंकि विद्यार्थियों के बारे में कहा गया है कि सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, सुखार्थी व तेजित विद्या विद्यार्थी व तेजित सुखम। ठीक है ना, जो विद्यार्थी होता है मित्र, उसको अगर मान लिया जाए कि इसे सुख चाहिए उसको, तो फिर विद्या को त्यागना पड़ता है, और विद्या चाहिए तो उसको दुख को त्यागना पड़ता है। ठीक है, दुख को झेलना पड़ता है, मतलब सुख को त्यागना पड़ता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है 231 नंबर। हमने 230 तक करवा दिया था, हालांकि 229 तक करवाया था। 30 में एक और क्वेश्चन हमने ऐड किया था पिछले चैप्टर में। तो भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था मित्र? अधिनियम बनाया गया था 1995 ईस्वी में। ठीक है ना, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 में जो मौलिक अधिकार में प्राप्त है, अगर अस्पृश्यता का उसमें अंत किया गया है, छुआछूत का। अगर फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर छुआछूत को लेकर के अगर ऐसा भावनाएं रखता है तो उसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाई गई थी 1955 ईस्वी में, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति ये सब के लिए अगर छुआछूत की अगर ज़्यादा अगर व्यवस्था ये सब रखते थे उस पर केस किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह की बात थी, समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ने का कोशिश करते हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है मित्र? तो बिहार का लिंगानुपात की अगर मैं बात करूँ तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। ये किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार कितना है? 918 है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात 918, ऑप्शन है 943 भी। तो 943 जो है मित्र भारत का लिंगानुपात है। अच्छा, लिंगानुपात होता क्या है? प्रश्न यहाँ भी उठता है कि लिंगानुपात होता क्या है। तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि इसे 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं उसको बोलते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। तो भारत में 943 है। 1080 अगर मैं बात करूं तो केरल राज्य में है। भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? तो केरल राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1080। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में है, सबसे ज़्यादा 1080। अगर मैं बात करूं कैमूर ज़िले का, बिहार में कैमूर ज़िला है जहां पे लिंगानुपात सबसे कम है, 876 व्यक्ति है प्रति 1000 पर। 1000 पुरुष पर 876 महिला है। और 1092 पर 1000 पुरुष पर 1092 महिला, मतलब सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है?
तो यह है गोपालगंज। ये जो 1092 लिखा हुआ है मित्र, गोपालगंज का आंकड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे 1000 पुरुष पर 1092 महिलाएं हैं, मतलब 92 महिला बढ़ जाता है। बिहार में देखिए कितना महिला घट जाते हैं, 82 महिला घट जाते हैं। भारत की मैं बात करूँ तो कितना महिला घटता है, 57 महिला घट जाता है। केरल में देखिए बढ़ गया है 1080। चूँकि हम लोगों की मानसिकताएं रहती है कि से लड़की को जन्म ना दें, लड़का जन्म ले तो बहुत खुशी होती है। आजकल के अल्ट्रासाउंड करवा के पहले ही जांच कर लेते हैं कि लड़का है पेट में कि लड़की है, और उसे भ्रूण हत्या करवा देते हैं, अंदर ही मरवा देते हैं। कितनी घिनौनी हरकत होती है, हमारी मानसिकता इस तरह से बन गई है, ठीक है ना। सभी लोगों को समान दर्जा देने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसी की परिणति है कि हमारे राज्य में महिलाओं की संख्या कम गई है पुरुषों की अपेक्षा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस बात को, आंकड़ा को ध्यान में रखिए, ठीक है। और सबको समान अवसर से देखिए, समान भावनाएं से देखिए, ठीक है। अगर इस तरह से भावना रखिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। हालांकि बिहार में शिक्षित तो उतना नहीं न है, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। देखिए केरल में समझिए तो कितना पढ़े लिखे हैं, वहाँ अगर मैं बात करूँ तो 98% पढ़े लिखे आदमी मिलेंगे वहाँ केरला में। आगे देखिए भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो भारत का लिंग अनुपात 943 है। 943 भारत का लिंग अनुपात, और बिहार का आप जानते हैं कि 918 है। 1038। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुदुचेरी का है लिंगानुपात, 1038 लिंगानुपात है। कितना लिंगानुपात है मित्र? 1038। इसको टिक नहीं मारना है, हमको तो बतला रहे हैं ऑप्शन, 1038 लिंगानुपात। और अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश में कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो दमन और दीव का है। 1000 पुरुष और मात्र 618 महिलाएं रहती है दमन और दीव में। केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई, ठीक है ना। ये बिहार के जिला की बात हुई थी, यहाँ दोनों बात हुआ, यहाँ हुआ था। ये देश की बात हुई 943 भारत में, और ये राज्य की हुई थी 1080, ठीक है ना। ऐसी चीज़ थी। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बतलाइए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है मित्र। तो बिहार की अगर जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूँ तो 1106 है। 2011 के अनुसार 1206 है, 1106 है। तो अब प्रश्न उठता है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या घनत्व के मतलब होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में मित्र 1106 व्यक्ति बिहार में रहते हैं, समझे। 881 व्यक्ति 2001 के अनुसार था, लेकिन 2011 के अनुसार 1106 हो गया। देखिए कितना तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है बिहार में। और बिहार में इतनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है मित्र यहाँ का गर्म जलवायु। गर्म जलवायु के कारण ही लड़का एवं लड़कियों में जनन करने की क्षमता पहले ही आराम हो जाती है, ठीक है ना। पहले जन्म करने की क्षमता लड़का में 13 से 14 वर्ष में आ जाता था, जो कि जन्म दे सकते हैं यहाँ पे। और लड़कियां में 12 से 13 वर्ष आती थी, लेकिन अब लड़कियां में हो गया 11 से 12 और लड़का में 12 से 13 वर्ष में आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए अब शादी ब्याह पहले ही हो जाती है, तो बच्चे तो जन्म देंगे ही, और देंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो समझ ही रही क्या स्थिति आ जाएगी, कितना हम स्थिति खराब हो जाएगी उस राज्य को, उस देश का। तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर मैं भारत की जनसंख्या का मैं बात करूं तो देख रहे हैं भारत की जनसंख्या कितना है, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है। और ज़मीन कितना है, मात्र ज़मीन की अगर मैं बात करूं तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जनसंख्या की मैं बात करूँ तो 1 अरब 21 करोड़ 2011 के अनुसार। अब 2021 के अनुसार न जाने 1 अरब 400 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा स्थिति हाल है। चाइना विश्व स्तर पर जनसंख्या में पहला स्थान रखता है और भारत दूसरा स्थान पर रखता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के स्थान पर अगर बात करूं तो जनसंख्या घनत्व में भारत पहला स्थान पर आता है और चाइना पीछे चल जाता है भारत से, ठीक है ना। अब बतलाइए कैसा स्थिति। ठीक उसी प्रकार से भारत में अगर मैं राज्य की बात करूं तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर आता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या की मैं अगर बात करूँ तो 10 अरब क्या बोल सकते हैं, 10 करोड़ 38 लाख बोल सकते हैं, अरब नहीं, 10 करोड़ 38 लाख के लगभग है। 10 करोड़ 38 लाख 453 व्यक्ति ऐसा अनुमान लगाई जाती है जनसंख्या 2011 के अनुसार है। और
पॉपुलेशन जनसंख्या के दृष्टि से तो तीसरा स्थान रखता है भारत में बिहार, लेकिन जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से पहला स्थान रखता है। उसी प्रकार से जैसे भारत जनसंख्या घनत्व के अनुसार वह पहला स्थान रखता है और जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान रखता है। समझ गए ना, पूरा डिटेल बात है। तो देखिए इसी पर ध्यान दीजिए, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो सिर्फ बच्चे उत्पादन करने से ही कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको देख रेख भरण पोषण की भी ज़रूरत पड़ती है। और हमारे जो देश में जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं उस चीज़ को भी आपको कल्पना करके चलना पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है मित्र, पहले 324 थी। 2001 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 324 था, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 382 हो गया। देखिए भारत की भी जो लेवल बढ़ गई है। बतलाइए, अब राज्य की लेवल बढ़ रही है तो भारत की लेवल तो स्वाभाविक है कि बढ़ेगी, तो ऐसा स्थिति तो आयल है। तो जनसंख्या बढ़ाते रहिए, खूब उत्पादन करते रहिए, ठीक है ना, फैक्ट्री की तरफ। तो स्थिति देखिए बाद में क्या हो जाता है। 234 के सी ऑप्शन देखिएगा, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 है और 2001 में 324 था, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं कहाँ का, भारत की अगर बात है ना, या भारत का जनसंख्या घनत्व की बात है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ रहा होगा? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ रहा होगा? तो भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 है, लेकिन भारत में जो बिहार है ना उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। कितना है? 1106। कितना है? 1106। और हमें लगता है कि यह क्या है, उत्तराखंड या शायद वहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, शायद 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन 235 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था मित्र 2 फरवरी 2006 ईस्वी में 200 डिस्ट्रिक्ट में पूरे लागू किया गया था एक बार, ठीक है ना। और यही जो नरेगा था, नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना, नेशनल रूरल, ठीक है ना, रूरल रोजगार गारंटी एक्ट, ठीक है ना, नरेगा जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। नरेगा से मनरेगा कब हो गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। समझ गए ना। बिहार में अगर मैं बात करूं कि मनरेगा कब से स्टार्ट हुई, तो 1 अप्रैल 2007 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, नरेगा का विकास हुआ था, ठीक है ना। बिहार में 1 अप्रैल 2007 से, जबकि केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2006 ईस्वी से लागू कर दिया था और इसका नाम बदल गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया है। यह रखा गया था मित्र 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, ठीक है। बाकी इस चीज़ को आप जान ही रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, समझे ना। भारत में मनरेगा के तहत काम मांगने वाले हर एक व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर काम पाने का अधिकार है? तो मात्र 15 दिनों के अंदर काम पाने का उसका अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के तहत आवेदक के घर से कितना किलोमीटर के अंदर ही काम देना है? यदि इससे दूर प्रखंड के किसी भी क्षेत्र में ले गया हो तो आवेदक को 10% प्रतिदिन के हिसाब से ज़्यादा मजदूरी देना होगा। तो यह होता है 5 किलोमीटर, ठीक है। कहीं आप गूगल पर सर्च कीजिएगा या फिर यूट्यूब में एक बताया था कि 10 किलोमीटर है ना, तो लेकिन यह किताब में की दृष्टि से 5 किलोमीटर बताई गई है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भारतीय वन की किताब में 8th क्लास में 5 किलोमीटर है कि अगर 5 किलोमीटर से अगर आप दूर ले जाते हैं काम करवाने के लिए, ले तो जाना है प्रखंड के अंदर ही, प्रखंड के बाहर तो आप ले नहीं जा सकते मनरेगा की तरह काम करवाने के लिए, लेकिन अगर प्रखंड के अंदर भी अगर 5 किलोमीटर से अगर दूर अगर ले जाते हैं तो आपको जितना मजदूरी देना रहता है दिन का, उसका 10% आपको अलगे से भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के तहत आवेदन देने के 15 दिनों के अंदर यदि काम नहीं दिया गया तो कुल मजदूरी का 1/4 या 1 महीना तक बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। 1 महीना तक बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। यदि 1 महीना के बाद भी काम नहीं मिला तो अन्य 70 दिनों तक कुल मजदूरी का
कितना भाग में बेरोजगारी भत्ता के रूप में देना पड़ेगा, तो उसके बाद 1/2। 15 दिन के अंदर अगर देना है, अगर 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं दिया तो समझ जाइए कि से 1 महीना तक उसको 1/4 भाग देना पड़ेगा पैसा, जितना मजदूरी रहती है। और अगर वो भी अगर नहीं होता है, 1 महीना के अंदर अगर नहीं मिलता है, तो आपको फिर अन्य 70 दिन तक समझिए कि आपको 1/2 भाग पैसा देना पड़ेगा कुल मजदूरी का बेरोजगारी भत्ता के रूप में। अब आप ही समझिए कि आपका वार्ड क्या काम करता है, क्या कभी ऐसा करवाया है, ऐसा पैसा कभी देती है, नहीं देती। चुनबे करते हैं वो, इसने पैसा लेकर के चुनिए या फिर मूर्ख व्यक्ति को चुनिए, ठीक है। देखिए चिल्ला रही थी। 70 दिनों तक कुल मजदूरी का कितना भाग बेरोजगारी भत्ता के रूप में देना पड़ेगा, हाँ वही चीज़ तो हमने बतला दिया, ठीक है ना मित्र। तो वार्ड को चयन बहुत अच्छी तरह से आप कीजिए, तभी आप कुछ कर पाइएगा, आपका गांव का विकास हो पाएगा। और पढ़ल लिखल को आप अगर चयन नहीं करते हैं तो नहीं ये संभव है, ठीक है ना। इस चीज़ में क्रिएटिविटी होना चाहिए, क्रियाशीलता होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। नहीं तो जो व्यक्ति स्वयं नहीं जानता हो, स्वयं डर लगता हो उसको, वो क्या काम करेगा बतलाइए। वार्ड की तो इतना पावर है कि वो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। वो जो ना करने लायक है वो भी बरियारी करवा सकता है, ठीक है ना। गांव का एक समझिए कि एक मालिक होता है वार्ड, जिस प्रकार से पंचायत का मालिक मुखिया होता है, राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। पूरा मजदूरी मिलता है, सोचना मुश्किल है, छोड़ो। मनरेगा के तहत काम करवाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में किस ऑफिसर को बहाल किया गया है, जिसका शक्ति वीडियो के स्तर का होता है, तो प्रोग्रामिंग ऑफिसर होता है, ठीक है ना। कार्यकारी पदाधिकारी एक होता है, ठीक है ना, कार्यक्रम पदाधिकारी, वो जिसको प्रोग्राम ऑफिसर बोलते हैं। तो वह वीडियो के स्तर का होता है, उतना उसका शक्ति होता है, जो कि मनरेगा को ही क्रियान्वयन करने के लिए ही उसको दिया ही गया है, मतलब बनाया ही गया है इस पद को। मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी किस वर्ष से मजदूरी के खाता या डाकघर के माध्यम में दिया जाने लगा है। देखिए अगर मान लिया जाए कि आपको अगर वार्ड सदस्य अगर नहीं बनाता है जॉब कार्ड या कुछ, तो आप प्रोग्राम ऑफिसर के पास आप स्वयं आवेदन लिखिए। 15 दिन के अंदर आपको काम दिलवाने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगी 30 दिनों तक 1/4 भाग, और अगर फिर भी अगर नहीं मिलती तो फिर 1/2 भाग मिलेगी 70 दिनों तक, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जानकारी रखना चाहिए, तभी ना काम होगा। वार्ड के पत्ते नहीं रहता है, जी वोट दूँ ऐसी जाके खाली कहेगा, पैसा खाली खर्च करेगा, पैसा खर्च करेगा तो अरे बड़ा खर्च किया है यार, क्या काम करेगा। ठीक है खर्च करवा लो, काम तो रेला होगा भरदम 5 साल तक ला, ताकित रहना बैठ के। कहता है देखिए, मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी किस वर्ष से मजदूर के खाता या डाकघर में के माध्यम से दिया जाने लगा है। तो सितंबर 2008 ईस्वी के वर्ष से पहले रजिस्ट्री होता था, हाजिरी बनती थी और पैसा मुंशी देता था, लेकिन अब जो है से डाकघर में आता है, क्योंकि वो ऐसे खतरा था कि से पैसा कितना आ रहा है सरकार से और दे रहा है कितना, मतलब घपला मारने का चक्कर में ज़्यादा रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, डाकघर से डायरेक्ट आएगा, आपके खाता में आएगा या डाकघर में आएगा, तो उतना घपला मारने की कम गुंजाइश रहती है। समझ गए ना, इस बात को ध्यान में रखिए। मनरेगा में किसे काम मिलता है, तो किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति, केवल वयस्क, केवल किशोर या 50 वर्ष या इससे अधिक, तो केवल वयस्क व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है ना। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वयस्क आदमी को मिलेगा। जो वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको काम दिया जाएगा मनरेगा के तहत। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब से शुरू की गई थी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो शुरू किया गया था मित्र, वह किया गया था आपको 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से। 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ किया गया, ठीक है ना। कहाँ गया, हाँ, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ से हवा से उड़ गई थी, समझ गए ना। तो इन चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। 1 अप्रैल 2000 ईस्वी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शुरुआत हुआ था आपका अंत्योदय योजना, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2001 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2001 ईस्वी, तो एक अन्नपूर्णा योजना था, एक अंत्योदय योजना था। तो अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट हुआ था 2000 ईस्वी में, लेकिन वो तो दिसंबर की महीना था, 25 दिसंबर का। और अगर मैं बात करूँ अन्नपूर्णा योजना का,
तो अन्नपूर्णा योजना 2001 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। आगे आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति के व्यक्तिगत स्वरोजगार में कितना अनुदान दिया जाता है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना में अनुदान 50% दिया जाता है, छूट दिया जाता है। अनुदान का मतलब छूट उतना दिया जाता है। इंदिरा आवास बीपीएल लाभुक परिवार के किस सदस्य के नाम से आवंटित होगा? किसके नाम से इंदिरा आवास मिलेगी भाई? किसी भी सदस्य के नाम से, किसी महिला सदस्य के नाम से, परिवार के मुखिया के नाम से, केवल किसी पुरुष सदस्य के नाम से? तो किसी महिला सदस्य के नाम से आपको मिलेगी, परिवार के मुखिया का नाम से, केवल किसी पुरुष के सदस्य के नहीं, ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है किसी महिला सदस्य के नाम से आपको दिया जाए। समझ गए ना? अगर महिला ना है तो फिर उसके बाद पुरुष के हैं सबसे दिया जाएगा, ठीक है ना, पुरुष वाले हैं उनके दिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा निर्धनतम व्यक्ति को कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा निर्धनतम व्यक्ति को कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है? तो अंत्योदय योजना में रियायती दर पर खाद्यान्न व्यवस्था है, कि रोजगार होगा, कि आवास ऋण, कि ऋण अनुदान, की कृषि अनुदान। तो इनको मिलता है रियायती दर पर खाद्यान्न मिलता है, खाद्यान्न। इस जो अंत्योदय अन्न योजना है मित्र, इसके द्वारा 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ मिलती है और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल मिलती है। पहले 25 किलोग्राम मिलता था पहले, ठीक है ना, तो 25 किलोग्राम मिलता था, लेकिन अब यही मिलता है 2002 ईस्वी के बाद से कर दिया गया 35 किलोग्राम। तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत ही 35 किलोग्राम आपको दिया जाता है, चावल दिया जाता है, जो कि आप कहते हैं कि पियर का ढमर है ना, तो उसका 35 किलोग्राम मिलता है। आज भी मिलता है 35 किलोग्राम, है ना, चाहे परिवार का वो रहिए भी 35 किलोग्राम आपको मिलेगी, ठीक है। आगे अब देखते हैं अगला चैप्टर। देखिए अब इनमें से कौन सा सही है। मनरेगा में देय मजदूरी का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है, ये तो बात सही है। देय मजदूरी में राज्य सरकार का भी अंशदान होता है। मनरेगा एक स्कीम है, और स्कीम कैसे, तो वैधानिक। मनरेगा रोजगार हेतु वैधानिक गारंटी है, तो मनरेगा रोजगार हेतु एक वैधानिक गारंटी, क्योंकि अधिनियम बनी थी ना, आप बतलाइए। अधिनियम बना था या इसके लिए, मनरेगा के लिए, ठीक है ना, तब जाकर के यह लागू किया गया था 2006 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यह एक वैधानिक गारंटी है, और मनरेगा जो है से 100% इसका वहन करती है। बाकी सामग्री के लिए राज्य सरकार 25% करती है, ठीक है ना, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए 100% करती है। इसलिए ऑप्शन अगर ए और डी सही रही होगी तो वही होगा, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संभावित लाभ क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अगर है अधिनियम, जिसको बोलते हैं आप नरेगा, तो उसका क्या भाई लाभ है? तो सालों भर रोजगार मिलना ही तो गलत है, केवल 100 दिनों के लिए रोजगार मिलना ही सही है। महिलाओं का सशक्तिकरण ये भी सही है। गाँव से बाहर पलायन रोकना ये भी सही है, रोकने में सहाय। पलायन का मतलब होता है कि यहाँ से कोई दूसरे जगह जा रहे हैं, मतलब कहीं कमाने के जा रहे हैं, तो सरकार ने कहा है कि कहाँ लगी बाहर जाइएगा, यहीं आपको काम दे दे रहे, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी, सी और डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होने वाले हैं व्यक्तिगत स्वराज, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, खाद्यान्न के थोक व्यापारी, JMB। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो आरंभ हुआ था अप्रैल 1999 ईस्वी में, ठीक है ना, तो यह जब आरंभ हुआ था ना मित्र, तो इसमें बैंक से मिलता है, ऋण मिलती है, और इससे आपको छोटे मोटे स्तर पर आप काम कर सकते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वरोजगार भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइएगा, स्वयं सहायता समूह बनेगी, तो आप लोग कमा करके अपने आप का विकास कीजिएगा ना। तो इसलिए व्यक्तिगत स्वरोजगार है, अपना घर का है स्वरोजगार, आप स्वयं इसका रोजगार का ढूंढ पाएँ, तो इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा, कहीं पे है ऑप्शन क्या, तो ए एवं बी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वराज एवं स्वयं सहायता समूह, ए और बी सही है। अन्नपूर्णा योजना कब से प्रारंभ किया गया था मित्र? तो अन्नपूर्णा योजना जो आरंभ किया गया था
वह किया गया था 2001 ईस्वी से। अप्रैल 2001 ईस्वी से अन्नपूर्णा योजना को स्टार्ट किया गया था और 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय योजना स्टार्ट किया गया था। समझ गए ना। तो अन्नपूर्णा योजना के तहत मित्र वैसे 65 वर्ष से ऊपर की व्यक्ति जिसको अगर पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है ना, वृद्धा पेंशन, तो वैसे व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त में चावल दिया जाता था, ठीक है ना। खाद्यान्न दो है, जो भी अन्न था खाने पीने का 10 किलोग्राम दे दिया जाता था। हालांकि 2002 से 3 ईस्वी में उसके बाद वृद्धा पेंशन योजना का ही आरंभ कर दिया गया कि वही आप उसी को आप लाभान्वित होते रहिए प्रत्येक लोग 65 वर्ष जो भी हो गया ऊपर, ठीक है ना वो चीज़। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को यह अंत्योदय योजना शुरुआत हुई थी। अंत्योदय योजना के तहत क्या होता है? अंत मतलब होता है अंतिम, उदय मतलब उदय होना, जिसका उदय अंत में हुआ है, मतलब गरीब बेचारा है, तो उसके लिए चलाया गया है, जिसमें 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल मिलते हैं इसका, ठीक है ना। पहले 25 किलोग्राम दिया जाता है, अब 2002 के बाद कर दिया गया 35 किलोग्राम, ठीक है। अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब हुआ था मित्र? तो अंत्योदय योजना का प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है ना। अप्रैल 2001 में तो अन्नपूर्णा योजना था, अन्नपूर्णा नमक वो आता है, ध्यान रखना। बीपीएल लाभुक परिवार के किन प्रथम या द्वितीय सदस्यों को आवास आवंटन में अहम प्राथमिकता होती है? तो बीपीएल लाभुक परिवार के किन प्रथम एवं द्वितीय 2 सदस्यों को आवास आवंटन में प्राथमिकता होती है? तो परिवार के मुखिया के नाम से, परिवार की महिला सदस्य के नाम से, या पति पत्नी के संयुक्त नाम से। तो परिवार के महिला सदस्य रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम से आप करवा सकते हैं, है ना, तो आपको मिल जाएगी इंदिरा आवास। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार मतलब प्राथमिकता इसको रखा जाता है, ठीक है, मतलब पहले आपको मिलेगी अगर इस तरह की अगर नाम रखे हुए हैं। अगर आपका फूस है, ऊपर छप्पर है और नीचे है मिट्टी का, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा कि पहले आप ही को इंदिरा आवास दिया जाएगा। अगर आप करकट दिए हुए हैं, कुछ कुछ ईंटा है, तो आपको फिर ईंटा और फूस लिखा जाएगा, तो आपको कुछ बाद में दिया जाएगा, ठीक है ना, पहले आपके नाम नहीं आएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है मित्र, कब से किया जाएगा? अप्रैल 2000 ईस्वी से, 25 दिसंबर 2021 ईस्वी से इसका भी किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का भी 25 दिसंबर 2021 को, अंत्योदय योजना का भी आरंभ 25 दिसंबर 2021। भारत का जनसंख्या कितना है मित्र? तो भारत की जनसंख्या जो है 1 अरब 21 करोड़ है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार की जनसंख्या 10 अरब 38 करोड़ है, ठीक है ना। 19.9 करोड़ है उत्तर प्रदेश का, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसी का, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा और हमने चैप्टर कंप्लीट किया आज। ये चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था आर्थिक उत्थान एवं प्रगति, आर्थिक उत्थान में सरकार का प्रयास। तो सरकार का प्रयास जो भी था आपने देखा कोई चीज़ बातें को, ठीक है ना, लगभग सारे चीज़ मैंने बतला दी है। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब में कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए कि बतलाइए सब लोगों को, और कहिए किसी इस पर आप ज्वाइन हो जाइए और पढ़ते लिखते रहिए, ठीक है ना। सारे क्लासेज व्यवस्था 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां तक की व्यवस्था है, ठीक है ना। और जो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ कंपटीशन लेवल टाइप का भी है, तो आप तैयार कर सकते हैं।